दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम जीत कुमार। उम्मीद है कि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से चल रही होगी भाई, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हो। खैर, आज का जो एक तरीके से टॉपिक है या एक सब्जेक्ट है, हम आज कंप्यूटर सब्जेक्ट के बारे में जिक्र करेंगे। एसएससी के अंदर कई जो प्रीवियस अभी तक क्वेश्चन जितने प्रीवियस एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें से मोस्टली आपके 7 से 8 क्वेश्चन कंप्यूटर सब्जेक्ट से रहे। अब कंप्यूटर सब्जेक्ट के साथ जो अहम समस्या रहती है कि एचएससी में जो अन्य सब्जेक्ट हो, चाहे हम जिक्र करें जीएस का, हम जिक्र करें साइंस का या मैथमेटिक्स का जिक्र के, कुछ एक जो सब्जेक्ट होते हैं आपके वो 10th +2 या ग्रेजुएशन लेवल तक कॉमन रहते हैं कि भाई साइंस है वो 10th तक है, 11th 12th तक ये चीज़ें कॉमन रहती हैं। लेकिन उनमें जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है वो मोस्टली कॉमन नहीं मिलता, और अगर कॉमन भी है तो उसमें भी पहली बात तो कि भाई कंप्यूटर सब्जेक्ट कॉमन नहीं मिलता, और उसके बाद एचएससी में मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो 7-8 क्वेश्चन कंप्यूटर से होते हैं। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपसे कि भाई ये पूछ लिया कि रैम की फुल फॉर्म क्या है, रोम की फुल फॉर्म क्या है, ऐसा नहीं कि बेसिक क्वेश्चन, अब थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और उसके बाद सबसे और अहम समस्या ये रहती है कि भाई कुछ एक जो स्टूडेंट हैं वो हिंदी मीडियम के होते हैं कि उनको कंप्यूटर की ऐसी भाषा ऐसी समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। बुक वगैरह में भी ऐसी समस्याएं, कोई बुक है जो स्पेशली इंग्लिश में लिखे हो या हिंदी में लिखे हो, तो उनको भी थोड़ा पढ़ना या उनकी टेक्निकल लैंग्वेज समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि कंप्यूटर का हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक आपको यहाँ यूट्यूब पे कंप्लीट करवाऊँ। तो आज एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का हम जिक्र करेंगे, और उस टॉपिक का नाम है प्रोटोकॉल। जहाँ से एचएससी का जब भी कोई एग्ज़ाम हुआ है, चाहे पुलिस का था या कोई ग्राम सचिव का एग्ज़ाम था, तो प्रत्येक एग्ज़ाम के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन आपके प्रोटोकॉल से रहे। और प्रोटोकॉल बेसिकली अगर इसकी एक डेफिनेशन या एक परिभाषा की अगर हम जिक्र करें, तो प्रोटोकॉल को एक सिंपल शब्दों में कहा जाता है सेट ऑफ रूल्स, यानी कि नियमों का समूह। प्रोटोकॉल्स को सिंपल है कि भाई सेट ऑफ रूल्स कहा जाएगा, नियमों का समूह कहा जाएगा। अब ये नियम कहाँ पर काम करते हैं, कहाँ पर इन नियमों की ज़रूरत पड़ती है, और क्यों प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ी, और किस किस कार्य या किस टास्क के लिए किस प्रकार के प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाएगा, हम उसको बिल्कुल ब्रीफ से पढ़ेंगे, बिल्कुल डीप कंसेप्ट से उन चीज़ों को पढ़ा जाएगा। प्रोटोकॉल की ज़रूरत क्यों पड़ी, एक इसका एक कॉमन सा एग्जांपल लेने के लिए मैं इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो कि एक स्कूल हो, और उस स्कूल में अलग अलग भाषा को समझने वाले स्टूडेंट हो, कि जैसे कुछ एक स्टूडेंट हो जो कश्मीरी भाषा समझते हैं, और उनमें कुछ एक ऐसे स्टूडेंट हो जो मराठी भाषा समझते हैं। अब इन स्टूडेंट का अगर आपस में कम्युनिकेशन करवाना हो या फिर आपस में इनका कन्वर्सेशन हो, तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल काम हो जाता है कि भाई इसको मराठी समझ नहीं आएगी, इसको कश्मीरी समझ नहीं आएगी। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा क्लैश ना हो, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए क्या कर दिया जाए, अगर स्कूल में ये रूल फॉलो किया जाए कि भाई प्रत्येक स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट, अगर वो कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन होगा, या तो वो हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे या फिर वो इंग्लिश भाषा का प्रयोग करेंगे। मतलब कि उनका जो कम्युनिकेशन है, उनका कम्युनिकेशन एक तरीके से कॉमन कर दिया जाए, कॉमन कि भाई आप हिंदी भाषा प्रयोग कीजिए या फिर इंग्लिश भाषा प्रयोग कीजिए, ताकि उनका कम्युनिकेशन आपस में मतलब हो सके। अब इस चीज़ को भाई प्रोटोकॉल क्यों जरूरत, बिल्कुल ऐसे डिट्टो ही ऐसे इसी कारण में जिक्र करूंगा कि जब शुरुआत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, इंटरनेट की शुरुआत के अंदर जो अलग अलग कंपनी ने जो अपने डिवाइस बनाए थे, कि मान लो कि भाई एचपी ने अपने कुछ डिवाइस उपकरण बनाए, लिनोवो ने अपने डिवाइस या उपकरण बनाए, तो शुरुआती समय में जो प्रॉब्लम आती थी कि भाई अगर एचपी की कुछ डिवाइसेस हैं, कुछ उपकरण है, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो प्रिंटर हो, कुछ भी अलग अलग उपकरण हो, तो शुरुआत में क्या दिक्कत आती थी कि अगर
कंप्यूटर का या डिवाइसेस का जो कम्युनिकेशन होगा या डेटा का ट्रांसफर होगा, कुछ भी चीज़ अगर आदान प्रदान करनी होगी, तो सिर्फ वो सेम कंपनी या सेम वेंडर के डिवाइसेस तक ही लिमिट था कि भाई सेम कंपनी अगर उपकरण के अंदर इसमें आपस में कोई भी कम्युनिकेशन करना है तो भाई वो सेम कंपनी का होना चाहिए, सेम वेंडर का होना चाहिए। तो इन चीज़ों से बचने के लिए कि भाई अगर HP का है तो भाई इनका इंटरनल कम्युनिकेशन होगा, कोई अन्य कंपनी का लैपटॉप है या अन्य कंपनी का मोबाइल है, वो इनका कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ को बचने के लिए, इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए क्या किया गया, स्टैंडर्ड रूल बनाए गए, नियम बनाए गए कि अगर दो कंप्यूटर का, चाहे वो अलग अलग कंपनी के हो चाहे वो सेम कंपनी के हो, अगर उनका कम्युनिकेशन होगा या डेटा का एक दूसरे की तरफ डेटा ट्रांसफर होगा तो वो सेम रूल यानी कि सेम नियमों का पालन करेंगे। और उन्हीं नियमों के समूह को एक नाम दिया गया प्रोटोकॉल। सबसे पहले कि भी प्रोटोकॉल की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मतलब अलग अलग कंपनी हो या फिर सेम कंपनी के अगर डिवाइसेस हैं, उनको अगर आपस में किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन करना है या डेटा ट्रांसफर करना है तो उसके लिए नियम बना दिए गए और उन नियमों को नाम दिया गया प्रोटोकॉल। अब इंटरनेट के ऊपर ऐसा तो है नहीं कि भाई सिर्फ एक ही काम होता हो। इंटरनेट के ऊपर कुछ प्रत्येक अनेक काम होते हैं कि अगर आपको कोई डाटा डाउनलोड करना हो, कोई वीडियो इमेज फाइल डाउनलोड करनी हो या फिर आपको ईमेल भेजनी हो, तो प्रत्येक काम के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल आपके काम करते हैं, अलग अलग नियम काम करते हैं कि, और मैं हर एक प्रोटोकॉल के बारे में बिल्कुल मैं डीपली इन चीज़ों को बताऊंगा, कॉन्सेप्ट से बताऊंगा कि भाई जैसे आपका TCP प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, UDP प्रोटोकॉल कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं TCP प्रोटोकॉल का, जिसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और इसके साथ साथ एक और प्रोटोकॉल लिखा जाता है जिसको हम बोलते हैं IP, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। सबसे पहले हम TCP का ही जिक्र करेंगे, IP को हम बाद में पढ़ेंगे कि भाई IP क्या, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या काम करता है, IP के प्रकार क्या होते हैं, IPv4 क्या होता है, IPv6 क्या होता है, IPv4 कैसे लिखा जाता है, IPv6 कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं TCP का, जिसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब TCP के लिए, TCP प्रोटोकॉल जब भी इंटरनेट के ऊपर किसी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डेटा ट्रांसफर करना हो, किसी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डेटा ट्रांसफर करना हो, तो डेटा ट्रांसफर करते समय जो कनेक्शन बिल्ट होता है, यानी कि जब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डेटा भेजना हो या इस डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डेटा भेजना हो, तो यहाँ पर जो कनेक्शन बिल्ट होता है, कनेक्शन बनता है, बेसिकली उसके लिए दो प्रोटोकॉल काम करते हैं, जिसमें से एक प्रोटोकॉल जिसको जो मैंने लिख रखा है, एक प्रोटोकॉल होता है आपका TCP और दूसरा प्रोटोकॉल जो काम करता है वो होता है UDP। कि अगर इंटरनेट के ऊपर दो डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन बनेगा तो उसके लिए दो प्रोटोकॉल उत्तरदायी होंगे, जिसमें से एक होगा TCP और दूसरा होगा UDP। अब TCP किस तरीके से काम करता है या UDP किस तरीके से काम करता है, सबसे पहले हम जिक्र करते हैं TCP का, कि TCP कनेक्शन बनाकर दो डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करके देता है। अब जो डिवाइस किसी अन्य डिवाइस की तरफ, मान लो कि इस डिवाइस को किसी डेटा की ज़रूरत हो, एक डिवाइस को डेटा की ज़रूरत हो और वो किसी अन्य दूसरी डिवाइस को डेटा के लिए रिक्वेस्ट करे, और जब ये रिक्वेस्ट इस कंप्यूटर के पास या इस डिवाइस के पास पहुंच जाती है तो वो क्या करे, इस की गई रिक्वेस्ट का रिस्पोंड करे। रिस्पोंड करने का मतलब कि जो डेटा की इसने डिमांड की थी वो डेटा क्या करते इसके पास वापस भेज दे। तो क्या होगा, जो कंप्यूटर डेटा की रिक्वेस्ट करता है, जो कंप्यूटर डेटा के लिए रिक्वेस्ट करता है, बेसिकली उसको कहा जाता है क्लाइंट, और जो उस रिक्वेस्ट का रिस्पोंड करता है यानी कि डेटा भेजता है उसको कहा जाता है सर्वर। तो जो इंटरनेट के ऊपर डेटा कम्युनिकेशन होगा या दो डिवाइसेस का कम्युनिकेशन होगा वो एक मॉडल पर आधारित होता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल।
जिसका मैंने बताया कि भाई जो रिक्वेस्ट करेगा वो क्लाइंट होगा और जो उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्ड करता है वो क्या होगा, आपका सर्वर होगा। अब जब भी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी कि टीसीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग करके जो कनेक्शन बनता है उसके साथ एक और मैसेज जुड़ा हुआ होता है और उस मैसेज का नाम होता है एक्नॉलेजमेंट। यानी कि दो डिवाइसेस के बीच में अगर डेटा भेजा जाएगा और डेटा भेजते समय अगर हम टीसीपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ एक मैसेज साथ में भेजा जाता है जो बेसिकली उस मैसेज का नाम होता है एक्नॉलेजमेंट। और एक्नॉलेजमेंट मैसेज कैसे काम करता है, एक बार इसको थोड़ा सा समझते हैं कि भाई एक्नॉलेजमेंट मैसेज होता क्या है, कि कैसे काम करता है और किस चीज़ को एक्नॉलेजमेंट कहा जाता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं कि आप अपने मोबाइल से जब किसी अन्य के पास कोई टेक्स्ट मैसेज भेजते हो, आप किसी फ्रेंड के पास, किसी नोन के पास जब कोई भी टेक्स्ट मैसेज भेजते हो तो क्या होता है, जब उसके पास, जिसके पास भेजा जाता है, अगर उसके पास वो मैसेज पहुंच जाता है तो आपके पास एक कंफर्मेशन मैसेज आता है कि रिसीव्ड बाय दिस नंबर या फिर दिस नेम, जो क्या करता है, जो हमें कंफर्मेशन देता है कि भाई हाँ जो आपने मैसेज भेजा था वो उसके पास पहुंच गया। तो जो ये कंफर्मेशन मैसेज होता है यानी कि जो भी आपने डेटा भेजा या जो भी आपने टेक्स्ट भेजा तो वो क्या किया, जब उसके पास पहुंच जाता है तो आपके पास मैसेज आया कि भाई रिसीव्ड बाय दिस नंबर या फिर दिस पर्सन, अगर आपने उसका नाम सेव कर रखा है। तो जो ये डेटा कंफर्मेशन मैसेज है इसको एक नाम से, इस मैसेज को कहा जाता है एक्नॉलेजमेंट। अगर एक्नॉलेजमेंट जो क्या करता है, एक तरीके की कंफर्मेशन हमें देता है कि जो हम डेटा भेजते हैं किसी अन्य डिवाइस के पास वो डेटा उसके पास ठीक ठाक पहुंच गया है। अब एक्नॉलेजमेंट और टीसीपी में क्या जो इनका रिलेशन होता है वो कि अगर क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्शन है और उस कनेक्शन के लिए टीसीपी प्रोटोकॉल प्रयोग कर रखा है और कुछ ऐसी सिचुएशन हो कि भाई बी कंप्यूटर से ए की तरफ डेटा भेजा जाए, तो क्या होगा, पहली चीज कि भाई टीसीपी प्रोटोकॉल के अंदर जो डेटा भेजा जाता है वो आपका भेजा जाता है पैकेट के रूप में। जो टीसीपी प्रोटोकॉल में अगर जो डेटा भेजा जाएगा वो आपका पैकेट की फॉर्म में भेजा जाता है। अगर कोई हैवी साइज का डेटा है तो उनको क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक में डिवाइड कर दिया जाता है और उन ब्लॉक या उन टुकड़ों को कहा जाता है पैकेट। और इसका थोड़ा सा और कंसेप्टुअल लेके जाएं कि पैकेट में दो चीज़ें और जोड़ी जाती हैं, आईपी एड्रेस जो एक का होता है सोर्स का और एक होता है डेस्टिनेशन का, जिसका मैं आगे जिक्र करूंगा। सिर्फ आप इस समय सिर्फ इतना ही समझिए कि भाई एक कंप्यूटर से, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डेटा भेजा जाएगा और टीसीपी प्रोटोकॉल प्रयोग कर रखा है तो उसके अंदर जो डेटा जाता है वो पैकेट की फॉर्म में जाता है। और सिचुएशन ऐसी हो कि प्रत्येक पैकेट का एक सीक्वेंस होता है, नंबरिंग होती है कि मान लो कि भाई 5 पैकेट भेजे, 5 पैकेट सेंड हुए बी से ए की तरफ कि भाई पहले 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, 5 गया, ठीक है। और इस सिचुएशन के अंदर जब बी से ए की तरफ डेटा भेजा जाए, मान लो कि एक ऐसी सिचुएशन बने कि भाई फोर्थ पैकेट है वो उसमें मिस हो जाए, तो अगर बी से ए की तरफ डेटा भेजते समय, पैकेट भेजते समय क्या होगा, अगर उसमें टीसीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग कर रखा है तो टीसीपी प्रोटोकॉल अगर कोई भी डेटा या कोई भी पैकेट मिस होता है तो वो पैकेट क्या कर दिया जाता है, रीजनरेट कर दिया जाता है। जो सबसे खास बात है टीसीपी प्रोटोकॉल की, अगर कोई भी पैकेट मिस होगा तो वो क्या कर दिया जाएगा, रीजनरेट कर दिया जाएगा। और दूसरी बात कि हमने जिक्र किया था एक्नॉलेजमेंट का, कि एक्नॉलेजमेंट में क्या बताया मैंने कि जो क्या करता है, एक तरीके से डेटा पहुंचने की हमें कंफर्मेशन देता है कि भी हाँ जो डेटा हमने भेजा था वो क्या हो गया, अगले जिस डिवाइस तक हमें भेजा था उसका एक तरीके से कंफर्मेशन मैसेज वापस उसी डिवाइस तक जाता है ताकि ये पता लगे कि जो भेजा गया डेटा वो ठीक ठाक पहुंच गया। तो टीसीपी प्रोटोकॉल से अगर कोई भी डेटा भेजा जाएगा तो वापस उसके पास एक मैसेज जाता है और उस मैसेज का नाम होता है एक्नॉलेजमेंट मैसेज।
और जिसका मतलब साफ सा मतलब है कि भाई हाँ, जो आपने डेटा भेजा वो डेटा आपके पास ठीक ठाक पहुंच गया। अब इसके बाद एक्नॉलेजमेंट का जिक्र किया कि भाई हाँ एक्नॉलेजमेंट होगा, डेटा कन्फर्मेशन बताता है। उसके बाद हमने जिक्र किया कि भाई जो डेटा भेजा जाएगा वो पैकेट के रूप में भेजा जाएगा। अब दूसरा कि भाई डिवाइसेस के बीच में जो कनेक्शन क्रिएट होगा, कनेक्शन बनाया जाएगा, अगर वो टीसीपी प्रोटोकॉल के द्वारा बनाया जाता है, ध्यान से सुना, अगर दो डिवाइसेस के बीच में कोई कनेक्शन बनता है और वो कनेक्शन के लिए टीसीपी प्रोटोकॉल जिम्मेदार हो, तो उस कनेक्शन को एक नाम दिया जाता है। उस कनेक्शन को कहते हैं हम कनेक्शन ओरिएंटेड। उस कनेक्शन को कहा जाएगा कनेक्शन ओरिएंटेड, यानी कि दो डिवाइसेस के बीच में अगर डेटा ट्रांसफर हो रहा है और जो कनेक्शन है वो कनेक्शन टीसीपी प्रोटोकॉल के द्वारा बनाया गया है, तो उस कनेक्शन को कहा जाएगा कनेक्शन ओरिएंटेड। या फिर दूसरे लफ्जों में कहें कि जिस कनेक्शन में एक्नॉलेजमेंट मैसेज होगा उस कनेक्शन को भी कनेक्शन ओरिएंटेड कहा जाएगा। और टीसीपी प्रोटोकॉल कि भाई कनेक्शन ओरिएंटेड जो कनेक्शन है वो आपका टीसीपी बना रहा है, तो इसी कारण टीसीपी को एक और प्रोटोकॉल कहते हैं, इसको बोलते हैं हम कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। तो ये बेसिकली टीसीपी के बारे में था। आईपी का मैं अभी छोड़ रहा हूँ, आईपी का मैं बिल्कुल ब्रीफली बताऊंगा कि भाई आईपी क्या काम करता है। हम राउटेड और राउटिंग प्रोटोकॉल आगे पढ़ेंगे तो उसमें मैं जिक्र करूंगा आईपी का। सबसे पहले मैंने जिक्र किया टीसीपी का। टीसीपी प्रोटोकॉल क्या काम करेगा, अगर इंटरनेट के ऊपर दो डिवाइसेस के बीच में डेटा ट्रांसफर करना है तो उनका जो कनेक्शन बनाने का काम करता है वो टीसीपी काम करता है। डिवाइस से डेटा भेजा जाएगा तो वो किसके रूप में भेजा जाएगा, वो पैकेट के रूप में भेजा जाएगा। अगर कोई पैकेट मिस हो जाता है तो वो पैकेट क्या कर दिया जाएगा, रीजनरेट किया जाएगा। जब डेटा या पैकेट पहुंच जाता है क्लाइंट के पास तो उसका एक मैसेज आता है जिसको हम बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट मैसेज, जो क्या करता है, एक तरीके से डेटा पहुंचने की कंफर्मेशन हमें देता है। उसके बाद कि भाई टीसीपी ने जो कनेक्शन बना के दिया, टीसीपी ने दो डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन बना के दिया, उस कनेक्शन को क्या कहा जाता है, कनेक्शन ओरिएंटेड। और इसी कारण टीसीपी को एक अन्य प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। अब इसके बाद कि अगर दो डिवाइसेस का आपस में कोई भी कम्युनिकेशन है या आपस में कोई कनेक्शन बन रहा है तो उसके लिए दो प्रोटोकॉल जिम्मेदार होते हैं। एक तो मैंने टीसीपी का जिक्र किया था और दूसरा मैंने जिक्र किया था यूडीपी का, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी और यूडीपी का दोनों का सेम काम होता है। अगर इंटरनेट के ऊपर दो डिवाइसेस के बीच में यानी कि क्लाइंट सर्वर के बीच में कनेक्शन बनता है तो बेसिकली उसके लिए दो ही प्रोटोकॉल जिम्मेदार होते हैं, जो एक मैंने बताया टीसीपी और दूसरा होता है आपका यूडीपी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि अगर जो पहले जिक्र किया हमने टीसीपी, अब हम जिक्र करते हैं कि मान लो कि दो कनेक्शन जो है, अगर दो डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन जो है अगर वो यूडीपी प्रोटोकॉल से हो, तो सबसे पहली चीज़ कि अगर एक डिवाइस से दूसरी की तरफ यानी कि सर्वर से क्लाइंट की तरफ अगर डेटा भेजा जाएगा तो वो पैकेट के फॉर्म में नहीं भेजा जाता, वो डेटा भेजा जाता है डेटाग्राम के फॉर्म में, डेटाग्राम के रूप में भेजा जाता है। जो बेसिकली क्या होता है, पैकेट से भी जो डेटाग्राम का साइज जो होता है वो पैकेट से भी छोटा होता है। और उसके बाद जिस डेटा कंफर्मेशन मैसेज का मैंने जिक्र किया था कि जिसको बोलते हैं हम एक्नॉलेजमेंट, जब सर्वर से क्लाइंट की तरफ डेटा भेजा जाता है तो वापस ऐसा कोई भी मैसेज सर्वर की तरफ नहीं जाता जो ये कंफर्मेशन दे कि भाई हाँ ये जो आपने डेटा भेजा था वो आपका ठीक ठाक पहुंच गया है डेटा। यानी कि सिंपल सा मतलब कि उसमें क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट मिस होता है, उसमें एक्नॉलेजमेंट नहीं होता आपका सॉरी। तो क्या पहली चीज़, अगर यूडीपी में डेटा भेजा जाएगा वो किसकी फॉर्म में भेजा जाएगा, वो डेटाग्राम की फॉर्म में भेजा जाएगा। दूसरा कि जो डेटाग्राम का साइज होता है वो एक्चुअली पैकेट से कम होता है। तीसरी चीज़ कि अगर इनका जो कनेक्शन है वो यूडीपी उसमें प्रोटोकॉल उत्तरदायी है तो उसके अंदर जो डेटा कंफर्मेशन मैसेज हमने पहले जिक्र किया था कि एक्नॉलेजमेंट जो होता है वो एक्नॉलेजमेंट मैसेज भी नहीं होता। तीसरी चीज, अगर
कोई डेटाग्राम, कोई जैसे डेटाग्राम बी से सर्वर से ए की तरफ जा रहा है और उनमें एक या दो डेटाग्राम अगर मिस हो जाए, जैसे मैंने पहले कहा था कि भाई जो पैकेट भेजे जाते हैं वो सीक्वेंस में भेजे जाते हैं, अगर पैकेट मिस हो जाता है तो वो पैकेट दोबारा रीजनरेट होता है। इसमें यूडीपी में क्या होगा कि अगर कोई डेटाग्राम क्लाइंट की तरफ आता है और उन डेटाग्राम में मान लो एक या दो डेटाग्राम अगर मिस हो जाते हैं, तो ऐसा कदापि नहीं होगा कि भाई उनको दोबारा रीजनरेट किया जाएगा। यानी कि आपके डेटा कन्फर्मेशन की कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपका जो एक तरफ से एक साइड से डेटा भेज दिया जाता है, दूसरी साइड पहुंचता है, मिस होता है, इस चीज़ की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। तो इसी कारण यूडीपी के द्वारा जो कनेक्शन बनता है दो डिवाइसेस के बीच में, उसको एक नाम दिया जाता है, उस कनेक्शन को कहते हैं हम कनेक्शन लेस। और इसी कारण यूडीपी को एक प्रोटोकॉल से भी नाम से भी जाना जाता है, इसको बोलते हैं कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। तो यूडीपी में दो तीन चीज़ें मेन थी कि भाई डेटा भेजा जाएगा वो डेटाग्राम के रूप में भेजा जाएगा, ये भी टीसीपी की तरह दो डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन क्रिएट करने का काम करता है। लेकिन फ़र्क क्या रहता है कि अगर कोई डेटाग्राम मिस होता है तो उसको रीजनरेट नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज़ कि उसमें एक्नॉलेजमेंट मैसेज नहीं होगा, डेटा कन्फर्मेशन की कोई गारंटी नहीं होगी। तीसरी चीज़ कि भाई जो यूडीपी में कनेक्शन बनता है उस कनेक्शन को नाम दिया जाता है कनेक्शन लेस। इसी कारण यूडीपी प्रोटोकॉल को कहते हैं हम कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। और यहाँ से एक दो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, जो ग्राम सीयू का 9 जनवरी पता नहीं 10 जनवरी को जो एक एग्जाम कैंसिल हुआ था, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था टीसीपी और यूडीपी से संबंधित। और उसमें क्वेश्चन था कि भाई निम्नलिखित में से पहचान कीजिए कि कौन सा कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। आई थिंक कुछ ऐसा था कि कनेक्शन लेस था या कनेक्शन ओरिएंटेड था, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। तो एक तरीके से आपका जो टीसीपी प्रोटोकॉल है वो आपका कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, और जो आपका यूडीपी प्रोटोकॉल है वो आपका कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। अब ये जो दो प्रोटोकॉल मैंने जिक्र किया, इन दो प्रोटोकॉल का मोस्टली या मेनली अगर मुख्यतः इनका फ़र्क समझे तो अगर दो डिवाइसेस का कम्युनिकेशन करवाना हो, दो डिवाइसेस का आपस में कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करना हो, तो टीसीपी का भी प्रयोग होता है, यूडीपी का भी प्रयोग होता है। खैर आगे बढ़ते हैं हम आगे जो सबसे एक और अहम प्रोटोकॉल का जिक्र करते हैं कि जब भी ईमेल भेजनी हो, हम आज के टाइम में कि हम देखते हैं कि भाई कोई भी ईमेल जो है हम मोबाइल के थ्रू या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर के थ्रू हम एक्सेस करते हैं, या किसी के पास भी हम ईमेल भेजते हैं या किसी से हम ईमेल रिसीव करते हैं। कुछ एक ईमेल सेम आईडी की होती है जैसे जीमेल से हो, या कुछ एक डिफरेंट आईडी से होती है जैसे याहू हो। डिफरेंट आईडी मतलब उनका डोमेन अलग अलग होता है। अगर किसी के पीछे किसी मेल आईडी के पीछे gmail.com लिखा है तो उसका मतलब है कि भाई ये जीमेल डोमेन से है। अगर किसी आईडी के पीछे yahoo.com लिखा है तो मतलब कि ये याहू डोमेन से है। तो क्या होगा कि अगर कोई मेल सेंड करनी हो, कोई मेल रिसीव करनी हो, तो उसके लिए भी अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं जिनको हम मेल प्रोटोकॉल में जिक्र करते हैं। इसके लिए मोस्टली या मेनली 3 प्रोटोकॉल आपके काम में आते हैं, जिसमें पहला होता है आपका SMTP, दूसरा होता है आपका IMAP और थर्ड होता है आपका POP। मेल प्रोटोकॉल, आपको मेल सेंड करनी हो या मेल रिसीव करनी हो या मेल किसी भी क्लाइंट में लैपटॉप या कंप्यूटर पर देखनी हो, तो आपको ये 3 प्रोटोकॉल आपके काम में आते हैं। SMTP जिसकी फुल फॉर्म होती है आपकी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो IMAP होता है उसको बोलते हैं हम इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, और जो POP होता है उसको बोलते हैं हम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। 3 प्रकार के जो प्रोटोकॉल हैं वो आपके काम करते हैं SMTP के द्वारा, IMAP के द्वारा और POP के द्वारा। अब कोई भी ईमेल है
उसका जो वर्किंग प्रोसेस होता है कि किसी भी ईमेल को भेजा कैसे जाता है, किसी ईमेल का अकाउंट कैसे क्रिएट होता है, डोमेन कैसे, सर्वर कैसे बनता है, तो उसका एक थोड़ा सा ब्रीफ सिनेरियो लेके हम इन तीन चीज़ों को पढ़ते हैं कि SMTP कैसे काम करेगा, IMAP कैसे काम करेगा, POP कैसे काम करेगा, और उसके बाद कि भाई IMAP का क्या अपडेटेड वर्जन है, POP का क्या अपडेटेड वर्जन है। तो एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लो कि कोई ईमेल आईडी है, जैसे abc@gmail.com, और एक अन्य ईमेल आईडी है जिसको है @yahoo.com। एक जीमेल डोमेन में है, एक याहू डोमेन में है। तो अगर किसी भी डोमेन में अगर कोई अकाउंट क्रिएट किया जाता है, कोई अकाउंट बनाया जाता है, उसका सिंपल सा मतलब है कि भाई प्रत्येक डोमेन का अपना एक सर्वर होता है, प्रत्येक डोमेन का अपना एक सर्वर होता है। एनालाइज कीजिए या इसको कंपैरिजन कीजिए कि जैसे अगर एक घर में एक फैमिली में 5 मेंबर रहते हो और एक बड़ा घर है, और प्रत्येक फैमिली मेंबर के लिए अलग अलग रूम दे दिया जाए, यानी कि 5 मेंबर है तो उनके लिए क्या कर दिया जाए, स्पेसिफिक कर दिया जाए कि भाई आपका रूम ये है, आपका रूम ये है, यानी कि 5 रूम उनको अलॉट कर दिया जाए। और उसके बाद कोई अन्य सदस्य है, भाई अगर कोई अन्य सदस्य है तो उसको भाई किसी अन्य रूम में अलॉट कर दिया जाए। तो क्या जो प्रत्येक डोमेन होती है, मेल डोमेन होती है, उन मेल डोमेन के लिए प्रत्येक का अपना एक सर्वर होता है जिसको हम बोलते हैं मेल सर्वर। जीमेल का भी होगा, याहू का भी होता है। तो प्रत्येक का एक सर्वर होता है जो क्या करता है, एक बड़े घर की तरह काम करता है। अगर उस सर्वर पर कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं हम, कोई भी, जैसे हमने कोई भी अकाउंट क्रिएट किया, कि जैसे हमने मान लिया कि abc@gmail अकाउंट किया, तो वो क्या करता है, उस सर्वर पर, उस मेल सर्वर पर एक छोटा सा स्पेस दे देता है, यानी कि एक कमरे की तरह उसको जगह देता है कि भाई आपका कोई भी डेटा होगा या आपकी कोई भी ईमेल होगी, वो इस रूम में या फिर इस स्टोर में या इस जगह पर आएगी। कि भाई उस मेल से संबंधित इनबॉक्स वाली मेल आनी हो, कोई मेल आ रखी है, या कोई मेल सेंड करनी हो, या कोई मेल ड्राफ्ट में हो, जो भी चीज़ होंगी वो इस सर्वर के छोटे हिस्से में क्या कर दी जाती है, डिवाइड कर दिया जाता है कि भाई इसको एक छोटा सा स्पेस दे दिया सर्वर के अंदर। तो अगर ये मैं मान लेता हूँ कि भाई ये जीमेल का मेल सर्वर है और ये है भाई आपका याहू का मेल सर्वर, ठीक है। और इनके साथ मैं मान लेता हूँ कि 2 अलग अलग कंप्यूटर है। एक कंप्यूटर A है जिसके अंदर ABC ईमेल आईडी चल रही है, और दूसरा कंप्यूटर B है जो क्या कर रहा है, XYZ ईमेल आईडी, याहू की ईमेल आईडी चल रही है इसके अंदर। कि क्या कि जाहिर सी बात है कि भाई प्रत्येक मेल सर्वर पर, जो मैंने बताया कि प्रत्येक मेल सर्वर पर कोई भी अकाउंट होगा, जैसे यहाँ ABC है या फिर आप अपना खुद का अकाउंट क्रिएट करते हो, तो उसका सिंपल सा मतलब होता है कि सर्वर पर उस अकाउंट को एक थोड़ी सी जगह दी जाती है, उसको स्टोरेज के लिए, उसको ईमेल के लिए, ताकि कोई भी इनबॉक्स या सेंट आइटम या ड्राफ्ट्स में कोई भी मेल आनी हो वो डायरेक्टली वहाँ पे सेव हो सके, वो मेल सर्वर के ऊपर सेव होती है। अब जो मेन चीज़ रहती है कि आप उन मेल्स को या फिर फ़ोन के थ्रू या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के थ्रू आप उनको देख लेते हो, आप उनको एक्सेस कर लेते हो। अब जो अलग अलग कंप्यूटर हैं, कि जैसे मान लो कि इस कंप्यूटर के अंदर ABC मेल आईडी चल रही है, ABC मेल आईडी लॉगिन करके, मतलब कि लॉगिन पासवर्ड इसका डाल रखा है। अगर किसी भी कंप्यूटर में या फिर मोबाइल के थ्रू आप ईमेल एक्सेस करते हो या ईमेल देखते हो, कि आपके मोबाइल में एक जीमेल की एप्लीकेशन जो होती है वो इंस्टॉल होती है, उसका मतलब ये नहीं होता कि जो मेल यहाँ पर आ रखी है, यानी कि जो सर्वर के ऊपर मेल अकाउंट बन रखा है, जो मेल यहाँ पर आ रखी है वो आपकी डायरेक्टली मोबाइल में सेव होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपके कंप्यूटर या आपकी मोबाइल में जो जीमेल या किसी भी मेल आईडी संबंधित जो एप्लीकेशन उसके अंदर इंस्टॉल होती है, उसका काम सिर्फ इतना होता है कि भाई
सर्वर के ऊपर जो आपका अकाउंट बन रखा है, आपकी ईमेल संबंधित अकाउंट बन रखा है, उस तक कनेक्शन बनाकर देना, सिर्फ उस तक एक्सेस देना। यानी कि जो भी मेल होगी वो मेल सर्वर पर ही रहती हैं। जो जीमेल एप्लीकेशन है उसका प्रयोग क्या होगा, इन मेल्स को देखने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। तो अगर मान लो कि इस मेल आईडी से abc@gmail ID से कोई ईमेल भेजनी हो xyz@yahoo.com से, yahoo.com, तो जो एक सिनेरियो रहता है, जो एक प्रोसेस रहती है, उस प्रोसेस को हम समझेंगे और उस प्रोसेस के दौरान ही मेल प्रोटोकॉल का जिक्र होगा और SMTP का भी जिक्र होगा, IMAP का भी जिक्र होगा, POP का भी जिक्र होगा। जो जब भी किसी एक मेल आईडी से, जैसे ABC का मैंने जिक्र किया कि जीमेल आईडी से XYZ की तरफ भेजना हो, तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर gmail.com है तो इसका जीमेल सर्वर होगा, yahoo.com है तो इसका याहू सर्वर होगा। तो दोनों का भी सर्वर क्या है, अलग अलग है। पहली चीज कि भाई उस मेल को, जो भी मेल भेजनी है, उस मेल को एक मेल सर्वर से क्या भेजना है, दूसरे मेल सर्वर तक। दोबारा फिर देखो कि एक ईमेल आईडी को, पहली प्रोसेस की क्या होगा कि दोनों का मेल सर्वर अलग अलग है, कि एक कार्य है कि उस ईमेल को एक सर्वर से दूसरे मेल सर्वर की तरफ भेजना। दूसरा, वो मेल उस सर्वर तक पहुंच गई, उसके बाद उस मेल को एक्सेस करना उस कंप्यूटर के अंदर। तीसरी चीज, जब इस कंप्यूटर से मेल भेजी जाए मेल सर्वर तक, जो एक तरीके से इनडायरेक्ट रूप से काम करती है, डायरेक्ट रूप नहीं होता। यानी कि सिंपल सा मतलब क्या है, मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं कि एक तो जो जिस कंप्यूटर में आपने या जिस लैपटॉप में या जिस फोन में आपने अपनी ईमेल आईडी लॉगिन कर रखी है, एक स्टेप है वहां से लेकर के मेल सर्वर तक भेजना। दूसरा, मेल सर्वर से लेकर के अपने जो भी जिस भी मेल आईडी आपने मोबाइल या कंप्यूटर में सेव कर रखी है वो वहां तक भेजना। तो इसके लिए भी क्या होता है, अलग अलग प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। कि फर्स्ट सिनेरियो कि जहां पर मेल भेजने की बात हो, चाहे वो सर्वर टू सर्वर की बात हो या फिर जो कॉमन डिवाइस है उससे सर्वर की बात हो, इस समय जो इस काम के लिए जो प्रोटोकॉल प्रयोग होगा वो बेसिकली प्रोटोकॉल होता है आपका SMTP, जिसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोबारा फिर जिक्र कर रहा हूं कि जब भी डिवाइस से सर्वर या सर्वर से सर्वर के बीच में, डिवाइस से सर्वर और दो अलग अलग या फिर सेम कॉमन सर्वर से के बीच में अगर कोई मेल भेजी जाएगी, तो मेल भेजने के लिए जिस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाएगा वो प्रोटोकॉल होगा आपका SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप मैंने बताया कि इस मेल को क्या करना है, रिसीव करना है दूसरी डिवाइस के एंड पर। तो जब मेल सर्वर पर किसी मेल को रिसीव करना हो, रीड करना हो, तो उसके लिए दो प्रोटोकॉल प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें से एक प्रोटोकॉल होता है आपका IMAP और दूसरा प्रोटोकॉल होता है POP, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। जो सिनेरियो मैंने बताया कि भाई आपके जो मेल प्रोटोकॉल होते हैं, SMTP होता है, IMAP होता है, POP होता है। और उसके लिए क्या होगा, जब मेल को सेंड करना हो, जब मेल को सेंड करना हो, चाहे वो सर्वर टू सर्वर हो या फिर डिवाइस से सर्वर की तरफ हो, तो उस समय जो प्रयोग होगा वो होगा SMTP। और जब रिसीव करना हो तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल प्रयोग होगा वो होगा आपका IMAP या फिर POP। अब दूसरा एक तरीके से कि SMTP क्या करता है, जो भी ईमेल भेजते हैं, जो भी ईमेल भेजते हैं, उस मेल को एक सर्वर से दूसरी सर्वर की तरफ पुश करने का काम करता है। एक सर्वर से दूसरी की तरफ पुश करने का काम करता है, यानी कि धकेलने का काम करता है। और दूसरे एंड पे क्या करें कि भाई मेल को रिसीव किया जा रहा है, तो दो प्रोटोकॉल IMAP और POP इनको क्या रिसीव करने का काम करते हैं, यानी कि किसी ईमेल को पुल करने का काम करते हैं, खींचने का काम करते हैं। तो इसको
SMTP को पुश प्रोटोकॉल कहते हैं, मेल पुश प्रोटोकॉल, और जो IMAP या POP हो उनको कहा जाता है पुल प्रोटोकॉल, कि इनका प्रयोग मेल को रिसीव करने के लिए किया जाता है, और SMT का प्रयोग होगा सर्वर से कोई भी ईमेल को भेजना हो, चाहे वो सर्वर टू सर्वर की बात हो, चाहे वो डिवाइस से सर्वर की बात हो। तो इन तीनों चीज़ों का जिक्र होता है, और उसके बाद हम थोड़ा सा इसका जब भी मेल रिसीव करने की बात हो तो IMAP और POP इन दोनों में भी फ़र्क होता है, कि IMAP कैसे काम करता है आपका, POP कैसे काम करता है, इन दोनों को भी फ़र्क समझेंगे। इनमें थोड़ा सा आपका समय लग सकता है, लेकिन ये चीज़ होगा कि भाई जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, जो चीज़ मैं यहाँ पे डीपली बता रहा हूँ, तो उसके लिए आपको एक मतलब बिल्कुल अच्छे डीप कंसेप्ट से आपको बता रहा हूँ। हो सकता है थोड़ा समय लगे, और मेरा भी ऐसा मानना है कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसकी अगर आपको डीप नॉलेज या फिर उसकी जब तक उसकी तह तक नहीं जाते तो तब तक पढ़ना मतलब मैं वेस्ट मानता हूँ, व्यर्थ मानता हूँ। तो एक बार इसका जिक्र करते हैं कि भाई IMAP और दोनों में क्या होता है। IMAP और POP दोनों क्या होते हैं, मेल को रिसीव करने का काम करते हैं। कॉमन उसमें लिख रहा हूं मैं। अब एक कॉमन सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कि जैसे आपकी ईमेल आईडी हो, प्रत्येक ईमेल आईडी का एक लॉगिन आईडी होती है और उसका क्या होता है, पासवर्ड होता है। दो तरीके हैं, अगर IMAP से मेल रिसीव की जाए या POP से मेल रिसीव की जाए, दोनों का अलग अलग सिनेरियो है। कि जैसे अगर आपकी ईमेल आईडी पर कोई मेल आती है, और अब क्या करते हो, आपने क्या किया कि भाई उस मेल आईडी को मोबाइल में लॉगिन किया, उन मेल्स को आपने मोबाइल के अंदर देखा, और अगर आप उसी मेल आईडी को किसी अन्य लैपटॉप या किसी अन्य कंप्यूटर के अंदर लॉगिन पासवर्ड का प्रयोग करके जो उन मेल्स को देखते हो, तो वो आपको एज इट इज़ दिखाई देगी, जो यहाँ थी वो भी एज इट इज़ यहाँ पर दिखाई देती है। मेरा कहने का मतलब है, किसी एक कॉमन ईमेल आईडी का, अगर ईमेल आईडी और पासवर्ड को कहीं भी किसी भी लैपटॉप या किसी भी मोबाइल के ऊपर आप उसका ऑथेंटिकेशन या उनको लॉगिन करते हो, तो वो चीज़ें आपको एज इट इज़ ही दिखाई देती हैं। लेकिन इस मामले में जो सबसे अहम प्रोटोकॉल काम करता है, एक IMAP और एक POP। मैं पहले भी जिक्र किया था कि भाई अगर सर्वर के ऊपर क्या होता है, एक अकाउंट क्रिएट होता है, और जितनी भी ईमेल आती हैं आपकी वो अकाउंट में सेव होती हैं, वो आपके ना मोबाइल में सेव होती, ना वो कंप्यूटर में सेव होती। उसके ऊपर मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर जो एप्लीकेशन होती है, भाई जीमेल एप्लीकेशन हो, वो सिर्फ सर्वर तक एक्सेस देने का काम करती है। लेकिन अगर वो मेल IMAP से रिसीव की जाती है या POP से रिसीव की जाए, दोनों का अलग अलग फर्क होता है। जैसे मान लो कोई एक मेल सर्वर है और इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट है, और कोई एक कंप्यूटर है। मैं दोनों अलग अलग सिनेरियो से बता रहा हूँ। और अकाउंट क्रिएट है कि जैसे ये याहू का कोई मेल सर्वर है और इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट है xyz@yahoo.com। तो भाई अकाउंट यहाँ पे क्रिएट है, तो इसका अलग अलग भी पोर्शन मिलेगा। भाई आपको इनबॉक्स भी मिलेगा, आपको सेंट ईमेल्स के लिए मिलेगा, आपको ड्राफ्ट के लिए मिलेगा। अब इन ईमेल्स में से कि मान लो कि इनबॉक्स में से भी कोई एक ईमेल है और उसको रिसीव करना है या उसको देखना है हमें कंप्यूटर में या मोबाइल के थ्रू, तो वहाँ पर दो प्रोटोकॉल काम करेंगे, जिसमें मैंने बताया एक होगा IMAP और दूसरा है POP। अगर POP प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के द्वारा, यानी कि उस मेल को हम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के द्वारा अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल के अंदर देखते हैं या डाउनलोड करते हैं, तो वो क्या होती है, वो ईमेल सर्वर से डिलीट हो जाती है। ध्यान समझना, मैं बात कर रहा हूं POP प्रोटोकॉल की, कि अगर
कोई ईमेल जो है, चाहे वो इनबॉक्स में हो, सेंट आइटम में हो, ड्राफ्ट में हो, अगर कोई ईमेल हम पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के द्वारा रिसीव करते हैं या कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर डाउनलोड करते हैं, तो सर्वर के ऊपर जो अकाउंट होगा यानी कि xyz@yahoo.com होगा, तो वो ईमेल वहां से डिलीट हो जाएगी अगर पीओपी प्रोटोकॉल का प्रयोग करेंगे। और जो पीओपी जो वो मेल होगी वो आपकी कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर डाउनलोड हो जाती है, परमानेंटली स्टोर हो जाती है। और जो परमानेंटली स्टोर हो जाती है उसका एक नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं पीएसटी फाइल। अगर कोई भी मेल है वो पीओपी प्रोटोकॉल का प्रयोग करके हम डाउनलोड करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो बेसिकली उनको पीएसटी फाइल कहा जाता है। दूसरा कि अगर मान लो कि इसी इनबॉक्स के अंदर कोई एक अन्य ईमेल है और उसको हम रिसीव करते हैं कंप्यूटर के अंदर, लेकिन इसमें पीओपी का न करके हम जिक्र करते हैं आईमैप का, कि हम इसको पीओपी से रिसीव न करके अगर हम इसको आईमैप से रिसीव करें, तो इसके लिए कभी भी जो अकाउंट में वो मेल होगी वो कभी भी डिलीट नहीं होती। अगर आप देखते हो कि आपकी अकाउंट पर, आपकी ईमेल आईडी पर आप भाई इनबॉक्स के अंदर मेल होती है, और जब उस आईडी को आप मोबाइल में ओपन करते हो या किसी अन्य कंप्यूटर में ओपन करते हो या किसी अन्य थर्ड लैपटॉप में ओपन करते हो, तो वो सारी ईमेल्स, इनबॉक्स की भी ईमेल, सेंट आइटम्स की भी ईमेल, सारी ईमेल्स जो होती हैं वो आपको एज इट इज दिखाई देती है। उसका कारण क्या होता है? क्योंकि उन ईमेल्स को आईमैप के द्वारा, आईमैप का प्रोटोकॉल का प्रयोग करके उनको रिसीव किया जाता है, कि भाई उनको अगर आप मोबाइल में देखोगे या कंप्यूटर में देखोगे तो वो उनके मोबाइल में या कंप्यूटर में डाउनलोड नहीं होती, वो आपकी सर्वर पे ही रहती हैं। लेकिन अगर आप पीओपी का प्रयोग करोगे, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का प्रयोग करके अगर उन मेल को रिसीव किया जाता है, मोबाइल में आप डाउनलोड करते हो या कंप्यूटर में या किसी भी जगह आप डाउनलोड करोगे, तो वो मेल वहां मेल सर्वर के से क्या हो जाती है, वो डिलीट हो जाती है और आपके कंप्यूटर में या फिर आपके मोबाइल में स्टोर हो जाती है। और जो कौन सी फाइल का निर्माण करती है, वो निर्माण करती है पीएसटी फाइल का। तो ये आपके मेल प्रोटोकॉल थे, जिसमें से जिसका मैंने जिक्र किया कि भाई अलग अलग प्रकार के मेल प्रोटोकॉल होंगे, जिसमें एसएमटीपी का जिक्र किया, आईमैप का जिक्र किया और पीओपी का जिक्र किया। और इनके भी थोड़े बहुत अपडेटेड वर्जन हैं, जैसे आईमैप है उसका अपडेटेड वर्जन है आईमैप 4, और जो पीओपी है उसका अपडेटेड वर्जन है पीओपी 3। अब उसके बाद हम कुछ एक प्रोटोकॉल्स का जिक्र करते हैं। एक शब्द होता है रिमोट लॉगिन। हो सकता है मैं बार बार मतलब एक चीज कह रहा हूं कि हो सकता है इस समय थोड़ा सा आपका समय लगे, इन चीज़ों को देखने में, पढ़ने में, समझने में समय लगे, लेकिन अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी टॉपिक को अगर आप पढ़ते हैं, अगर उसकी तह तक या उसका डीप कंसेप्ट, उसका रीजन नहीं पता, तो वो चीज़ें आपको मतलब वो अच्छा नहीं, वो एक तरीके से अधूरी चीज़ें रह जाती हैं। अब हम नेक्स्ट जिक्र करते हैं रिमोट लॉगिन, कि भाई रिमोट लॉगिन किसे कहा जाता है और रिमोट लॉगिन के अंदर क्या प्रोटोकॉल प्रयोग होते हैं, किन चीज़ों का कौन से प्रोटोकॉल अलग अलग तरीके से काम करते हैं। और इसके अंदर आपको 2-3 चीज़ें और देखने को मिलेंगी कि भाई एनक्रिप्शन क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, साइपर टेक्स्ट क्या होता है, या डिक्रिप्शन किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं रिमोट लॉगिन का। रिमोट लॉगिन का कि जैसे मान लो कि कोई एक कंप्यूटर कोई एक लोकेशन पर रखा गया, कि जैसे मान लो कि भाई ये चंडीगढ़ लोकेशन पर एक कंप्यूटर है और कोई दूसरा अन्य कंप्यूटर है बी कंप्यूटर जो किसी अन्य लोकेशन पर है दिल्ली लोकेशन के अंदर, और जो दिल्ली के अंदर कंप्यूटर रखा गया है उस कंप्यूटर में कुछ एक बदलाव करना है, या कोई एप्लीकेशन है या कोई सॉफ्टवेयर है वो इस कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना है, या कुछ भी छोटा मोटा बदलाव करना हो। अब सिचुएशन ऐसी है कि 2 प्रकार की सिचुएशन बनेगी, या तो भाई चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंच के उसके अंदर बदलाव किया जाए, मतलब फिजिकली पहुंचा जाए, या फिर वर्चुअली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचा जाए। मेरा कहने का मतलब है कि इस कंप्यूटर का जो एक्सेस है, वो चंडीगढ़ में रखे ही कंप्यूटर के द्वारा एक्सेस कर लिया जाए।
कि अगर कुछ भी बदलाव होगा तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्रिएट करके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कुछ भी बदलाव किया जा सके। बेसिकली इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को कहा जाता है रिमोट लॉगिन। कि अगर एक कंप्यूटर दूसरी लोकेशन पर है, एक दूसरा, या फिर अगर एक जगह भी रखा है और एक जगह रखा हो या अलग अलग लोकेशन पर रखे गए हों, और उसमें क्या किया जाए, एक कंप्यूटर दूसरे अन्य कंप्यूटर के द्वारा वर्चुअली उसको एक्सेस किया जाए। वर्चुअली मतलब कि भाई उसके ऊपर पहुंच ना करके, फिजिकली उसका एक्सेस ना हो, वर्चुअली उस कंप्यूटर के अंदर से ही उस दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस किया जाए, उसमें कोई बदलाव करना हो, तो ये जो प्रोसेस होगी, ये प्रक्रिया होगी, इसको कहा जाता है रिमोट लॉगिन। और इसके लिए दो अहम प्रोटोकॉल काम करते हैं, जिसमें से एक प्रोटोकॉल होता है टेलनेट और दूसरा प्रोटोकॉल होता है आपका SSH। यानी कि रिमोट लॉगिन के लिए दो प्रोटोकॉल काम करेंगे, जिसमें पहला होगा टेलनेट और दूसरा होता है SSH। पहले हम जिक्र करते हैं टेलनेट का, कि टेलनेट प्रोटोकॉल किसे कहा जाता है, क्या काम करता है टेलनेट प्रोटोकॉल। सबसे पहले जो टेलनेट प्रोटोकॉल की एक तरीके से फुल फॉर्म की बात करें तो अलग अलग जगह पे इसकी अलग अलग फुल फॉर्म मिलती है। कई जगह पे इसको टेली टाइप नेटवर्क कहा जाता है, कई जगह पे इसको टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क कहा जाता है, और कई जगह पे इसको टर्मिनल नेटवर्क भी कहा जाता है। अलग अलग, तीनों एक ही चीज़ है। टेलनेट वो मतलब अलग अलग तरीके से दर्शा दिया जाता है। टेली टाइप वही है, टेली कम्युनिकेशन वही है, टर्मिनल नेटवर्क वही है। अब जब भी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस करता है, रिमोटली प्रयोग करता है, तो क्या होगा कि अगर ए को बी रिमोटली एक्सेस करना हो तो क्या होता है, उसका एक लॉगिन आईडी होता है। कोई टीम व्यूअर से करे या किसी भी तरीके से रिमोट डेस्कटॉप से करे, अलग अलग प्रकार से हम कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। टीम व्यूअर भी एक सॉफ्टवेयर होता है, रिमोट डेस्कटॉप के सहारे भी हम उस कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक्सेस करना हो तो प्रत्येक कंप्यूटर क्या होगा, एक लॉगिन आईडी, एक पासवर्ड होता है। कि भाई बी को अगर एक्सेस करना हो तो इसका ए के अंदर बी के लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने पड़ेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। जब टेलनेट में उन लॉगिन आईडी पासवर्ड को डाला जाता है, जब टेलनेट में टेलनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग करके भाई ए से बी की तरफ कनेक्शन बनता है और लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला जाए, तो क्या होगा कि जैसे मान लो कि लॉगिन आईडी हो ABC और इसका पासवर्ड हो XYZ, तो इस कनेक्शन के थ्रू लॉगिन आईडी पासवर्ड बिल्कुल एज इट इज ही जाते हैं। लॉगिन आईडी मतलब वही ABC की जाएगी और क्या पासवर्ड भी क्या जाएगा, XYZ के ही थ्रू जाएगा। अब इसको थोड़ा सा, अब यहाँ पे ये चीज़ें समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं इस चीज़ को थोड़ा सा ब्रीफ करके बता रहा हूँ, थोड़ा सा ओपन करके बता रहा हूँ कि एक प्रोसेस होती है एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन और दो प्रकार के टेक्स्ट होते हैं, दो प्रकार के मैसेज होते हैं, जिनमें से एक को कहते हैं हम प्लेन टेक्स्ट और दूसरे को कहा जाता है साइपर टेक्स्ट। मान लो कि सिचुएशन ऐसी हो कि भाई ए बी को एक्सेस कर रहा है और एक्सेस के लिए वो इंटरनेट का प्रयोग कर रहा हो। अब इंटरनेट का प्रयोग तो भाई लाखों पब्लिक करती है, करोड़ों पब्लिक करती है, और लॉगिन आईडी पासवर्ड बिल्कुल एज इट इज ही जाए। भाई ABC लॉगिन आईडी है, पासवर्ड XYZ है। अब बीच में कनेक्शन कोई भी हैक करके भाई लॉगिन आईडी पासवर्ड पता कर सकता है वो तो क्या चीज़, प्लेन टेक्स्ट और साइपर टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट क्या होगा, अगर कोई भी डेटा या कोई भी टेक्स्ट कनेक्शन के थ्रू एज इट इज ही भेजा जाए, कोई भी डेटा या कोई भी टेक्स्ट ट्रांसफर किया जा रहा है कनेक्शन के थ्रू, अगर वो एज इट इज ही भेजा जाए कि भाई ABC है वो ABC में, XYZ है वो XYZ, तो उस चीज को, उस टेक्स्ट को कहा जाता है प्लेन टेक्स्ट। लेकिन अगर इनमें कुछ बदलाव किया जाए, बदलाव कर वो किसी भी तरीके से बदलाव हो सकता है कि भाई जैसे BAC कर दिया या CABC, मतलब कुछ भी बदलाव कर दिया जाए ताकि बीच में अगर कोई हैक भी करता है कि वो, ताकि उसको सीधे सीधे समझ ना आए,
तो क्या होगा, अगर प्लेन टेक्स्ट के अंदर सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी बदलाव किया जाता है तो उस टेक्स्ट को क्या कहा जाएगा, साइपर टेक्स्ट कहा जाएगा। और प्लेन टेक्स्ट से किसी भी टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट से साइपर टेक्स्ट में बदलना, इस प्रोसेस, इस प्रक्रिया को नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं हम एनक्रिप्शन। तो क्या, जब भी टेलनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग करके एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर का रिमोटली लॉगिन करता है तो जो लॉगिन पासवर्ड, आईडी पासवर्ड हो या कोई डेटा हो या कुछ भी चीज होगी, वो सारी चीजें आपकी प्लेन टेक्स्ट में जाती हैं, यानी कि उसकी कोई सेफ्टी नहीं होती, कोई सुरक्षा नहीं होती, जिसके कारण जो टेलनेट प्रोटोकॉल होता है वो एक तरीके से अनसिक्योर प्रोटोकॉल होता है। अब दूसरा जो प्रोटोकॉल है कि भाई SSH, जिसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योर सेल होस्ट। SSH का प्रयोग भी रिमोट लॉगिन के लिए किया जाता है कि भाई अगर B का रिमोटली एक्सेस लेना हो A की तरफ, तो इसके लिए भी एक टेलनेट के अलावा एक अन्य प्रोटोकॉल है जिसको हम बोलते हैं SSH प्रोटोकॉल। अगर रिमोटली लॉगिन लेना हो तो हम रिमोटली लॉगिन ले सकते हैं। लेकिन इसमें फ़र्क क्या होता है, SSH के अंदर एनक्रिप्शन का प्रयोग होता है। एनक्रिप्शन का मतलब कि कोई भी डेटा होगा वो प्लेन टेक्स्ट के रूप में नहीं जाएगा, वो किसके रूप में जाएगा, साइपर टेक्स्ट के रूप में जाएगा, कि उस टेक्स्ट के साथ या तो कोई चीज़ एक्स्ट्रा जोड़ी जाती है या उसमें कुछ बदलाव करके जोड़ा जाता है, बदलाव करके उसमें दूसरी तरफ भेजा जाता है, ताकि अगर बीच में किसी भी के द्वारा अगर देखा जाए तो वो चीज़ें उसको समझ में ना आए। तो क्या रिमोट लॉगिन का मतलब क्या होगा कि एक कंप्यूटर के द्वारा दूसरे कंप्यूटर को वर्चुअली एक्सेस करना, वर्चुअली प्रयोग करना, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, रिमोट लॉगिन कहलाती है, जिसके लिए दो प्रोटोकॉल प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें एक है आपका टेलनेट प्रोटोकॉल, दूसरा है आपका SSH प्रोटोकॉल। टेलनेट टेलीटाइप नेटवर्क, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, टर्मिनल नेटवर्क, ये सारी चीज़ें, ये एक तरीके से फुल फॉर्म होती है टेलनेट की। और इसके अंदर क्या होगा, जब भी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर की तरफ उनका कनेक्शन क्रिएट होने के बाद जो भी डेटा जाता है या लॉगिन आईडी पासवर्ड जाते हैं वो प्लेन टेक्स्ट में जाते हैं, जो क्या होता है, सुरक्षा नहीं होती, वो एक अनसिक्योर कनेक्शन बन जाता है। लेकिन अगर रिमोट लॉगिन हो SSH प्रोटोकॉल के द्वारा, तो इसमें क्या होगा, जो भी डेटा जाएगा वो आपका साइपर टेक्स्ट में जाता है, जो एक तरीके से सिक्योर होता है, सेफ होता है। और मैंने क्या बताया, जब प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में बदला जाता है, इसकी एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं इनक्रिप्शन। और जब वापस साइपर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में बदला जाए, जब वापस साइपर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में बदला जाए, इसके लिए भी एक प्रोसेस होती है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं डिक्रिप्शन। प्लेन टेक्स्ट साइपर टेक्स्ट में बदलना, एनक्रिप्शन, साइपर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में बदलना, वो चीज़ आपकी कहलाती है डिक्रिप्शन। तो ये था आपका रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल से संबंधित। अब उसके बाद कुछ एक प्रोटोकॉल आपके अन्य भी अनेक काम में भी अलग अलग प्रोटोकॉल काम में आते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में TCP प्रोटोकॉल पढ़ा, UDP प्रोटोकॉल पढ़ा, फिर हमने मेल का प्रोटोकॉल पढ़ा कि भाई SMTP क्या होता है, IMAP क्या होता है। अब उसके अलावा दो अन्य और प्रोटोकॉल होते हैं, जिसमें से एक तो होता है आपका राउटेड प्रोटोकॉल और दूसरा होता है आपका राउटिंग प्रोटोकॉल। जो मैं स्टार्टिंग में मैंने जिक्र किया था कि TCP के साथ एक अन्य प्रोटोकॉल जो IP प्रोटोकॉल है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, वो भी साथ में काम करता है। उस चीज़ को हम समझेंगे कि IP प्रोटोकॉल क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। दो प्रोटोकॉल जिसका मैंने बताया, एक राउटेड प्रोटोकॉल होता है और दूसरा क्या होता है आपका राउटिंग प्रोटोकॉल। एक कॉमन सा एग्जांपल लेता हूं मैं कि मान लो कि आपको एक लोकेशन से किसी अन्य लोकेशन की तरफ जाना हो। आप कार से जा रहे हैं, कि जैसे एक कॉमन सा एग्जांपल लो कि भाई आपको करनाल से आपको जाना हो हिसार की तरफ। जब भी आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन की तरफ जाएं, मान लो कि भाई आप किसी कार का प्रयोग करके आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन की तरफ जा रहे हैं,
और भाई आप उस कार के अंदर बैठे हैं तो आप खुद को इमेजिन कीजिए कि मतलब कि एक तरीके से खुद को इमेजिन कीजिए एक डाटा के रूप में। या पहले इस चीज़ का जिक्र करते हैं हम कि जब भी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन की तरफ जाना हो तो बीच बीच में हमें क्या मिलते हैं कि कई जगह जैसे रोड पर आपको मिल गया कि भाई डायरेक्शन के रूप में मिल गया कि भाई हाँ हिसार इस तरफ है, इतने किलोमीटर है। उसके बाद अन्य फिर एक कोई डेस्टिनेशन आया जिसके ऊपर हमें लिखा मिला कि भाई हिसार इस साइड है, इतने किलोमीटर है। या फिर अगर हम कोई गूगल मैप का प्रयोग करें जो हमें क्या बताए, डायरेक्शन बताए कि एक जगह से, एक लोकेशन से, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने का जो रास्ता है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने का रास्ता वो क्या हो कि भाई वो बताने वाला हो। और पहली चीज कि भाई मुझे खुद मतलब कि उस व्यक्ति को जाना है तो उस व्यक्ति को भी मतलब कि भाई वो गाड़ी में बैठा है या बाइक पे बैठा है, कहीं भी भाई उसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना हो। अब इन दोनों चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं हम इंटरनेट या फिर कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की, मान लो कि ये एक डिवाइस है, ये दूसरी डिवाइस है, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ कोई डेटा भेजना हो, दूसरी डिवाइस तक डेटा भेजना हो और इन दोनों के बीच में कई अन्य डिवाइसेस आती हों कि जैसे वही कि भाई ये डिवाइस रखी है आपकी करनाल के अंदर और ये रखी है आपके हिसार के अंदर, ये इंटरनेट का प्रयोग करके एक दूसरे की तरफ डेटा क्या है भेज रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में अनेकों राउटर, अनेकों नेटवर्क डिवाइस आती हैं, राउटर है, स्विच है, जो मतलब थोड़ा सा वर्सटाइल हो जाएगा, थोड़ा सा वाइड हो जाएगा। सिर्फ इसको इतना ही समझिए कि भाई जब एक डिवाइस और दूसरे डिवाइस को कुछ डेटा भेजना हो इंटरनेट के सहारे और इनके बीच में गैप ज़्यादा हो तो क्या होता है, इनके बीच में मतलब कि अनेक डिवाइसेस होती हैं, तो उन डिवाइसेस के माध्यम से जब डेटा भेजा जाता है तो क्या होता है, उस डेटा को डायरेक्शन दी जाती है, उस डेटा को डायरेक्शन दी जाती है कि पहले यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ तक पहुँचेगा, फिर यहाँ तक पहुँचेगा, फिर उस डिवाइस तक डेटा होगा। तो क्या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक हमें क्या भेजना है, डेटा भेजना है। और जब एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डेटा भेजना हो तो डेटा भेजते समय उसकी डायरेक्शन को भी निर्धारित करना है कि भाई इसको इस रास्ते के द्वारा, इस पाथ के द्वारा दूसरी डिवाइस तक भेजा जाता है। तो इसमें आपके दो प्रोटोकॉल काम करते हैं, जिसमें से एक होता है राउटेड प्रोटोकॉल, एक होता है राउटिंग प्रोटोकॉल। जो आपका राउटिंग प्रोटोकॉल होता है कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक जब डेटा भेजा जाए, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक जब डेटा भेजा जाए तो वे प्रोटोकॉल जो उस डेटा के लिए डायरेक्शन या फिर पाथ का निर्धारण करते हैं कि जो आपका डेटा है वो इस डायरेक्शन के माध्यम से जाएगा या इस डायरेक्शन या इस पाथ का प्रयोग करके जाएगा। तो जब भी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डेटा भेजा जाएगा तो डायरेक्शन का जो निर्धारण होगा, डायरेक्शन की भाई हाँ ये डेटा इस दिशा से होकर जाएगा, तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल जिम्मेदार होता है, जो प्रोटोकॉल उत्तरदायी होता है, उन प्रोटोकॉल को कहते हैं हम राउटिंग प्रोटोकॉल, जो डायरेक्शन देने का काम करते हैं। उसके बाद कि हमें डेटा भेजना है बी की तरफ, तो कुछ एक प्रोटोकॉल ऐसे होते हैं जिस तरीके से कि भाई गाड़ी जो है, जो कार है, वो उस इंसान को मतलब उस व्यक्ति को खुद उठा, उसके अंदर खुद बैठा करके कि उसको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर भेजने का काम कर रही है। तो क्या होता है, कुछ एक प्रोटोकॉल क्या काम करते हैं, जो डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ भेजना हो तो उस डेटा को कैरी करने का काम करते हैं, मतलब कि खुद उठाने का, एक तरीके से बिल्कुल आम भाषा में कहें कि उस डेटा को उठाने का काम करते हैं। तो क्या दो प्रोटोकॉल और ऐसे प्रोटोकॉल जो डेटा को कैरी या डेटा को उठाने का काम करते हैं, उन प्रोटोकॉल को कहा जाता है राउटेड प्रोटोकॉल, और जो उसको डायरेक्शन देने का काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, राउटिंग प्रोटोकॉल। कि जो डेटा होगा, डेटा कैरी करेगा, उसको राउटेड प्रोटोकॉल कहा जाता है। और राउटेड प्रोटोकॉल में आपके दो तीन प्रोटोकॉल काम करते हैं, जिसमें से एक तो होता है आईपी,
जिसको बोलते हैं हम इंटरनेट प्रोटोकॉल। और उसके बाद एक और अन्य प्रोटोकॉल है जिसका नाम होता है एप्पल टॉक। वो भी क्या करता है कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डेटा भेजा जाए तो उसके बाद भी जो डेटा कैरी करने का काम करता है वो भी प्रोटोकॉल आपका एक तरीके से एप्पल टॉक होता है। और आईपी एड्रेस, जिसको मैंने बताया इंटरनेट प्रोटोकॉल, की जो डेटा को कैरी करने का काम करेगा। उसके बाद राउटिंग प्रोटोकॉल में भी 2-3 प्रोटोकॉल आते हैं, जिसमें से एक होता है आपका OSPF, एक होता है आपका RIP, एक होता है आपका EIGRP, एक होता है आपका BGP। मतलब कि अनेकों प्रोटोकॉल होते हैं जो क्या काम करते हैं, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक जब डेटा भेजा जाता है तो उनकी डायरेक्शन का निर्धारण जो होता है वो डायरेक्शन का निर्धारण वो राउटिंग प्रोटोकॉल के द्वारा किया जाता है। जिसमें से अलग अलग प्रोटोकॉल भाई OSPF है, RIP है, EIGRP है, BGP है। जो OSPF होता है उसकी फुल फॉर्म होती है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। OSPF होगा, उसकी फुल फॉर्म होती है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। RIP होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। EIGRP होता है एनहेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। जो BGP होता है उसकी फुल फॉर्म होती है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ठीक है ना। तो अहम बात है कि भाई राउटेड प्रोटोकॉल डेटा को कैरी करने का काम करेंगे और राउटिंग प्रोटोकॉल क्या काम करेंगे, जब भी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डेटा भेजा जाए तो उनको जो उस डेटा को डायरेक्शन देने का काम करेंगे वो होंगे आपके राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है। अब उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज है, एक दो और इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल हैं। हो सकता है थोड़ा सा समय आपको ज़्यादा लगे इस क्लास के लिए, और अगर आपको थकान या थकावट थोड़ी फील हो रही है तो आप एक पॉज ले सकते हैं इस वीडियो में। वीडियो को पॉज कीजिए कि भाई आप चाय पानी कुछ भी 10 मिनट का ब्रेक लीजिए और उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश फील करके इस वीडियो को दोबारा देखिए। आप समय कि अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में अगर हम थोड़ा सा डीपली अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन वो चीज़ें परमानेंट तरीके से हमें याद रहती। अब उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है आपका HTTP, जिसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसी का एक अन्य वर्जन है जिसको हम नाम जानते हैं, जिसका नाम होता है HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एस से होता है सिक्योर। इस चीज को समझने के लिए जो HTTP प्रोटोकॉल प्रयोग होता है, बेसिकली इंटरनेट के ऊपर इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आप कोई भी लिंक देखते हो, उस लिंक से पहले आपको HTTP कुछ इस तरीके से आपको लिखा हुआ होता है और सामने कोई भी लिंक है, तो इंटरनेट के ऊपर हाइपर टेक्स्ट यानी कि HTTP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। और HTTP प्रोटोकॉल किस तरीके से काम करता है कि इंटरनेट के ऊपर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, इंटरनेट के ऊपर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन हो कि भाई आपकी कोई इमेज फाइल हो या कोई भी वीडियो फाइल हो या कोई भी अन्य डॉक्यूमेंट फाइल हो या कोई भी आपकी PDF फाइल हो, तो इंटरनेट के ऊपर कोई भी डेटा होगा, कोई भी फाइल होगी, उनको जिस रूप में दर्शाया जाता है, उस इंफॉर्मेशन को जिस रूप में दर्शाया जाता है, उनको दर्शाते हैं हम वेब पेज के माध्यम से। कि इंटरनेट के ऊपर आप कुछ भी चीज़ देखते हो तो उन चीज़ों को वेब पेजेस के माध्यम से दिखाया जाता है। और वेब पेज जिस भाषा में लिखे हुए होते हैं, ये लिखे जाते हैं आपके मार्कअप लैंग्वेज में, जिसको बोलते हैं HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कि कोई भी वेब पेज है वो जिस भाषा में लिखा जाएगा, वो कौन सी भाषा में लिखा जाएगा, आपका HTML में लिखा जाएगा। अब HTTP प्रोटोकॉल किस तरीके से काम करता है कि अगर आप कंप्यूटर पर इंटरनेट का प्रयोग करके कुछ भी चीज, कुछ भी काम कर रहे हो, ठीक है, कोई भी आपको जैसे कोई भी इमेज डाउनलोड करनी हो सर्वर के सहारे कि भाई इस सर्वर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ कोई डेटा जा रहा है, कोई इमेज फाइल जा रही है, या फिर सिंपल से शब्दों में कहें कि अगर दो डिवाइसेस के बीच में और इंटरनेट की बात हो कि इंटरनेट के ऊपर कोई भी डेटा ट्रांसफर किया जाएगा, डेटा मतलब
वेब पेजेस के माध्यम से कुछ भी चीज ट्रांसफर की जाएगी तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल जिम्मेदार होगा जिसको बोलते हैं हम HTTP। जो हम कंप्यूटर का या कंप्यूटर के ऊपर या मोबाइल के ऊपर हम कुछ भी चीज़ डाउनलोड करते हैं, कोई PDF डाउनलोड की या कुछ भी चीज़ डाउनलोड की, तो उसके लिए जाहिर सी बात है वो मैं फिर बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें किसके रूप में होती हैं, वेब पेजेस के रूप में होती हैं। और वेब पेजेस की जो मूवमेंट होती है कि भाई सर्वर से आपके कंप्यूटर या आपके मोबाइल तक उन वेब पेजों को भेजने का काम, या फिर अगर आप कोई भी लिंक सर्च कर रहे हो कि जैसे आपने hsc.com सर्च किया तो इस लिंक को सर्वर तक पहुंचाने का काम, और उसके बाद उस सर्वर से आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो भी रिजल्ट या जो भी इंफॉर्मेशन दिखाई देती है उस रिजल्ट को लाने का काम, ये दोनों कार्य बेसिकली एक प्रोटोकॉल के द्वारा किए जाते हैं और उस प्रोटोकॉल का नाम होता है HTTP, जिसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और क्या कोई भी वेब पेजेस होगा, और वेब पेजेस किस किस भाषा में लिखा जाता है, HTML, जिसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTTP और उसके जो HTTP है वो एक तरीके से अनसिक्योर प्रोटोकॉल है, तो इसका एक अपडेटेड वर्जन है जिसको हम बोलते हैं HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और S से मतलब होता है सिक्योर। तो ये HTTP प्रोटोकॉल था। उसके बाद कई प्रोटोकॉल हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क में काम आते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क अगर सिंपल सी भाषा में समझे कि कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहा जाता है, कि आपने कुछ एक कॉमन शब्द आपने सुने होंगे, लैन होता है, मैन होता है, वैन होता है, कि भाई लोकल एरिया नेटवर्क होगा, वाइड एरिया नेटवर्क होगा। और अगर कंप्यूटर नेटवर्क को हमें समझना हो तो सिंपल सा मतलब है कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर उनको आपस में जोड़ रखा है और वो आपस में किसी भी प्रकार का डेटा आपस में शेयर करते हैं, साझा करते हैं, तो बेसिकली उस सिचुएशन, उस प्रोसेस को कंप्यूटर नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसके भाई आगे अलग अलग प्रकार होते हैं, लैन होगा, मैन होगा, जिसका हम अलग से जिक्र करेंगे। तो कंप्यूटर नेटवर्क में इस सिचुएशन के अंदर भी अगर मान लो कि एक कंप्यूटर नेटवर्क ऐसा हो जिसके अंदर 10 कंप्यूटर लगे हो या 20 कंप्यूटर लगे हो या 100 कंप्यूटर लगे हो, तो इन कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए भी या इन कंप्यूटर की आपस में कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए भी अलग अलग प्रोटोकॉल प्रयोग किए जाते हैं। जिसमें पहले मैं जिक्र करूं कि भाई एक प्रोटोकॉल होता है आपका ICMP और दूसरा प्रोटोकॉल होता है आपका SNMP। जो ICMP होता है उसकी जो फुल फॉर्म होती है, उसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज, और P से होता है आपका प्रोटोकॉल। और जो SNMP होता है इसका मतलब होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट को मैं थोड़ा सा ब्रीफ करके लिख रहा हूं, प्रोटोकॉल। ठीक है, कि कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर अगर मैं सिर्फ मैंने 2 कंप्यूटर का बताया, अगर मान लो कि 10 कंप्यूटर हो, 20 कंप्यूटर हो, 100 कंप्यूटर हो, तो उन कंप्यूटर की आपस में कनेक्टिविटी चेक करना या फिर उन कंप्यूटर्स को आपस में मैनेज करना, तो इनके लिए मुख्य 2 प्रोटोकॉल प्रयोग होते हैं। एक होता है ICMP और दूसरा होता है SNMP। कि जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे सिचुएशन लेता हूँ कि कुछ और कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कर रखे हैं, ठीक है। अब इसमें भी थोड़ा सा एक और जिक्र करें कि कंप्यूटर नेटवर्क में मैं इसको एक और टॉपिक में भी लेकर आऊँगा बाद में, अभी थोड़ा सा सिर्फ इतना ही समझना कि कंप्यूटर नेटवर्क में अगर कंप्यूटर हो, अलग अलग कंप्यूटर हो, भाई चाहे 5-10 की जितने भी कंप्यूटर हो, तो प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान के लिए क्या किया जाता है, उनको नाम दिया जाता है, उनको एड्रेसिंग दी जाती है, जिनको हम IP एड्रेस बोलते हैं। कि भाई प्रत्येक कंप्यूटर का अपना एक IP एड्रेस होगा ताकि उसकी पहचान हो सके कि भाई हाँ ये वो कंप्यूटर है, ये वो कंप्यूटर है, ये वो कंप्यूटर है, ये वो कंप्यूटर है। जिस तरीके से एक फैमिली में प्रत्येक मेंबर के अलग अलग नाम होते हैं ताकि उनकी पहचान हो सके कि भाई हाँ ये उस फैमिली मेंबर का नाम है, ये उस फैमिली मेंबर का नाम है। उसी सिचुएशन में जो कंप्यूटर नेटवर्क हो उसको एक फैमिली की तरह समझिए कि जिसके अंदर जो कंप्यूटर है वो एक तरीके के फैमिली मेंबर हैं, तो उनकी प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान के लिए उनको क्या दिया जाता है, नेमिंग दी जाती है, एड्रेसिंग दी जाती है, जिसको हम बोलते हैं IP।
जो आईपी बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका IPv4 और दूसरा होता है आपका IPv6। जो IPv4 होता है वो 32 बिट का होता है और जो IPv6 होता है वो आपका 128 बिट का होता है, जिनको हम बाद में भी पढ़ेंगे। खैर यहाँ पर हम जिक्र करते हैं दो प्रोटोकॉल्स का, कि एक होगा आपका ICMP प्रोटोकॉल और एक होता है आपका SNMP प्रोटोकॉल। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं ICMP प्रोटोकॉल का, कि अगर एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर मैंने यहाँ लिया कि भाई 4 कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, तो क्या करना हो कि भाई इन कंप्यूटर की आपस में कनेक्टिविटी चेक करनी हो कि भाई ए कंप्यूटर बी से जुड़ा है या नहीं, बी कंप्यूटर सी से जुड़ा है या नहीं, या फिर ए सी से जुड़ा है या नहीं, या फिर ए डी से जुड़ा है या नहीं। तो क्या होता है प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क में, ये मैं थोड़ा सा मतलब कि वैसे मैंने लिख के बताया कि ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट ही कनेक्ट होते हैं। कंप्यूटर, कई कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए अलग अलग नेटवर्क डिवाइस का भी प्रयोग किया जाता है, कि जैसे राउटर हो या ब्रिज हो या स्विच हो। इनका हम एक अलग से टॉपिक रखेंगे नेटवर्क डिवाइसेस का। आप सिर्फ इतना समझिए कि भाई कोई भी कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, 10 कंप्यूटर, 20 कंप्यूटर, वो आपस में डायरेक्टली नहीं जुड़े होते, उनको जोड़ने के लिए किसी न किसी नेटवर्क डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। आप सिर्फ इतना समझिए कि अगर जैसे हमें किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या तीसरे कंप्यूटर तक कनेक्टिविटी चेक करनी हो, तो उस कनेक्टिविटी चेक करने के लिए एक कमांड का प्रयोग किया जाता है। उस कमांड को बोलते हैं हम पिंग कमांड। कि जैसे मैं जिक्र करूं कि एक एग्जांपल लेता हूं कि जो डी कंप्यूटर है उसका आईपी एड्रेस कुछ इस तरीके से हो 10.11.12.13, और मान लो कि जो ए कंप्यूटर है उसका जो उसका जो आईपी एड्रेस हो वो कुछ इस तरीके से हो 10.12.13। तो क्या होगा, अगर ए कंप्यूटर की डी तक कनेक्टिविटी चेक करनी है तो ए कंप्यूटर से एक कमांड का प्रयोग किया जाता है और उस कमांड का नाम होता है पिंग कमांड। और इस पिंग कमांड के ऊपर जिस भी, डी की बात छोड़ो, अगर जिस भी कंप्यूटर तक कनेक्टिविटी हमें चेक करनी हो तो पिंग कमांड के बाद उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस डाल दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे यहां पर दो कंप्यूटर बीच में आ रहे हैं कि भाई एक बी कंप्यूटर भी है, एक सी कंप्यूटर भी है और एक डी कंप्यूटर भी है, कि हमने ए से डी तक कनेक्टिविटी चेक करनी थी। कनेक्टिविटी चेक करने के लिए हमने कमांड का प्रयोग किया, पिंग कमांड, और इसके साथ जिस कंप्यूटर तक कनेक्टिविटी चेक करनी थी उसका हमने क्या लिख दिया, आईपी एड्रेस लिख दिया। तो इसका क्या होगा, जब इस कमांड को हम एंटर करते हैं तो क्या करता है, ये एक पूरा रिजल्ट देता है। पूरा रिजल्ट किस तरीके से कि भाई शुरू में कि 10.12.12.13 से लेकर के जो कनेक्टिविटी 10.11.12.13 यानी कि डी के आईपी एड्रेस तक बंद रखी है, उस कनेक्टिविटी के बीच तक कि भाई कौन कौन से कंप्यूटर आ रहे हैं। जैसे ए से आगे गया तो बी आ गया, तो बी का आईपी एड्रेस आ गया, बी से सी तक गए तो सी का आईपी एड्रेस आ गया, सी से डी तक गए तो भाई डी का फाइनल आईपी एड्रेस आ गया। तो ये क्या की जाती है, पिंग कमांड प्रयोग करते हैं हम कि किसी भी नेटवर्क के अंदर दो कंप्यूटर की आपस में कनेक्टिविटी चेक करनी हो तो उसके लिए पिंग कमांड का प्रयोग किया जाता है, जो हमें पूरी इंफॉर्मेशन देती है अगर बीच में कोई भी कंप्यूटर आता है। और जो ये पूरा ट्रैक बनता है कि अगर बीच में कोई भी कंप्यूटर आए तो उनका आईपी एड्रेस भी उस आईपी एड्रेस भी असाइन होता है। तो जो ये पूरा ट्रैक बनता है इसको कहा जाता है ट्रेस रूट। इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रेस रूट कहेंगे, जो क्या देगा, पूरी इंफॉर्मेशन देगा कि अगर उन दोनों के बीच में कोई भी नेटवर्क, कोई भी कंप्यूटर या कोई भी डिवाइस आती है तो उसकी भी क्या देगा, इंफॉर्मेशन देगा। अब दूसरा हम आते हैं भी ICMP का प्रयोग किस तरीके से होता है। जब पिंग कमांड का प्रयोग होता है तो ये एक मैसेज के रूप में जाता है कि भाई जो ये इनकी जो कनेक्टिविटी चेक होगी वो एक मैसेज के रूप में चेक की जाती है, और उस मैसेज के लिए जिस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है वो प्रोटोकॉल होता है आपका ICMP। यानी कि कंप्यूटर से एक नेटवर्क में एक कंप्यूटर की दूसरी कंप्यूटर तक कनेक्टिविटी चेक करने के लिए एक मैसेज भेजा जाता है जो पिंग कमांड के थ्रू जाता है, और उस मैसेज को भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल उत्तरदायी होता है उस प्रोटोकॉल का नाम होता है ICMP, जिसको बोलते हैं इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, जितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो उनका कि भाई एक कंपनी के अंदर ऐसा नहीं है कि भाई 2 कंप्यूटर रखे हों, 4 कंप्यूटर रखे हों, उनके अंदर तो ऐसा होता है कि भाई 100 कंप्यूटर होते हैं, 200 कंप्यूटर होते हैं।
तो उन प्रत्येक कंप्यूटर की आपस में कनेक्टिविटी चेक करने के लिए बाय डिफॉल्ट अपने आप ही जो ICMP मैसेज है वो जनरेट होता रहता है, अपने आप जनरेट होता है। और उसके लिए एक टाइम पीरियड डिसाइड होता है कि भाई एक ICMP 10 सेकंड में जनरेट होना है या 20 सेकंड में जनरेट होना है या 40 सेकंड में जनरेट होगा या 1 मिनट में जनरेट होगा। और उसका जनरेट होने का कारण क्या होता है, ताकि प्रत्येक कंप्यूटर की आपस में कनेक्टिविटी चेक की जा सके कि कोई सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं या कोई कंप्यूटर हट तो नहीं गया, कुछ इस तरीके से। तो क्या होगा, प्रत्येक टाइम इंटरवल में, टाइम इंटरवल हम अपने उसमें अपने तरीके से सेट किया जा सकता है कि भाई वो मैसेज 10 सेकंड में भेजना हो, 20 सेकंड में भेजना हो। तो क्या होगा, प्रत्येक टाइम इंटरवल में वो मैसेज भेजा जाएगा जिसको हम ICMP के नाम से जानते हैं। और वो मैसेज भेजने का कारण क्या होता है कि उनकी आपस में कनेक्टिविटी चेक की जाती है। दूसरा प्रोटोकॉल SNMP, जिसको बोलते हैं हम सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का क्या काम होता है कि एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर 10 कंप्यूटर लगे हों, 20 कंप्यूटर लगे हों, एक तो उनका टाइमिंग मैनेज करना, प्रत्येक कंप्यूटर की टाइमिंग मैनेज करना, और उनके कनेक्शन को मैनेज करने का जो सारा काम होता है प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क में, उनकी सारी कंप्यूटर कनेक्टिविटी, सारी टाइमिंग का जो मैनेजमेंट का काम होता है वो एक कंप्यूटर नेटवर्क का होता है। और उस कंप्यूटर नेटवर्क का नाम होता है SNMP, जिसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो ये कुछ एक प्रोटोकॉल थे जो आपके कंप्यूटर नेटवर्क में काम आते हैं कि भाई एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर अनेकों कंप्यूटर लगे हुए हों तो उनको मैनेज कैसे किया जाता है। इसमें मैंने 2-3 चीज़ों का थोड़ा सा ब्रीफ प्रयोग किया है कि जैसे आपका IP एड्रेस का मैंने जिक्र किया कि भाई IP एड्रेस आपके 2 प्रकार के होंगे, एक IPv4 होगा, एक IPv6 होगा, कि उनका हम अलग से भी एक टॉपिक पढ़ेंगे कि IPv4 कितने प्रकार का होता है, कितने बिट का IPv4 होता है, क्लास A की क्या रेंज होती है, क्लास B की क्या रेंज होती है, उनका हम अलग से एक टॉपिक पढ़ेंगे। तो अभी के लिए एक जो अंतिम प्रोटोकॉल है आपका, जिसकी फुल फॉर्म एक बार SSC में पूछी गई है, DHCP, जिसकी फुल फॉर्म होती है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन, और P से होता है प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इस चीज को जिक्र करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि कोई एक कंपनी है जिसके अंदर 1000 कंप्यूटर आपस में जोड़ रखे हैं, 1000 कंप्यूटर है उनको आपस में जोड़ रखा है। तो क्या किया जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर की अलग अलग पहचान करने के लिए उनको नेमिंग दी जाती है, उनको एड्रेसिंग दी जाती है, जिसका मैंने ICMP में भी जिक्र किया था। उनको किस रूप में एड्रेसिंग दी जाएगी, IP के रूप में, जिसको जो 2 प्रकार का होता है, एक IPv4 और दूसरा होगा IPv6। अब अगर सिचुएशन ऐसी हो कि भाई 1000 कंप्यूटर लगे हैं और प्रत्येक कंप्यूटर को एड्रेसिंग देना है, यानी कि उनको IP एड्रेस असाइन करने हैं। अगर हम मैनुअली प्रत्येक कंप्यूटर के पास जाएंगे और उसका IP जो इंटरनेट प्रोटोकॉल ओपन करके उसके अंदर उसका IP एड्रेस डालेंगे, सबनेट मास्क डालेंगे, तो अगर हम प्रत्येक कंप्यूटर तक मैनुअली असाइन करते हैं तो आपका समय कम से कम 1 या 2 मिनट लग जाता है। अगर 1000 के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपका समय जो है 1000 मिनट या 2000 मिनट लग जाता है, जो मतलब एक तरीके ज़्यादा समय है। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया जाता है, एक प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं हम, DHCP, जिसकी फुल फॉर्म होती है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। जो DHCP प्रोटोकॉल है वो किस तरीके से काम करता है कि एक कंप्यूटर नेटवर्क में आपके कितने भी कंप्यूटर लगे हों, 100 कंप्यूटर लगे हों, 1000 कंप्यूटर लगे हों, 2000 लगे हों, 3000 लगे हों, अगर DCP प्रोटोकॉल चलाया जाए, अगर DCP प्रोटोकॉल चलाया जाए तो क्या होता है, ये प्रोटोकॉल अपने आप ही प्रत्येक होस्ट यानी कि प्रत्येक कंप्यूटर को अपने आप IP एड्रेस असाइन कर देता है। यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको मैनुअली उस कंप्यूटर में जाना होगा, उसकी कंप्यूटर की सेटिंग में आपको IP एड्रेस असाइन करना होगा। क्या होगा,
DHCP प्रोटोकॉल काम करता है कि एक कंप्यूटर नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर लगे हैं उनको IP एड्रेस असाइन करने का जो काम है वो आपका अकेला DHCP कर देता है। इसमें आपकी समय की बचत होती है। तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं कि जो शुरुआत हमने की थी कि भाई प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल की ज़रूरत क्यों है, और उसके बाद हमने कुछ एक प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ा कि भाई TCP प्रोटोकॉल क्या होता है, UDP प्रोटोकॉल क्या होता है। मेल प्रोटोकॉल के अंदर हमने 3 प्रोटोकॉल का जिक्र किया, भी SMTP, IMAP, POP होता है। उसके बाद हमने राउटेड प्रोटोकॉल पढ़े, उसके बाद हमने रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल पढ़े कि भाई टेलनेट